हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंज बेंगलुरु को एक करारी हार दी है। जी हाँ, हम बात करें मैच नंबर 25 मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी, जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बनाए 196 रन। मुंबई जैसे स्टेडियम में, वानखेड़े जैसे पिच पे ये स्कोर कभी भी इनफ नहीं था। जी हाँ, जब हम इवनिंग का मैच वानखेड़े स्टेडियम में होता है तो ड्यू फैक्टर हमेशा कंसिडर किया जाता है। तो ये स्कोर तो वैसे भी कॉम्पिटिटिव था, लेकिन थोड़ा सा कम था, और मुंबई इंडियंस जैसे बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ तो बहुत ही कम, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बैटिंग ने ये स्कोर केवल 15.2 यानी 4 ओवर्स और 4 बॉल रह के ये खत्म किया, वो भी 7 विकेट से मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को हरा दिया। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन, एक डिबेट और एक डिस्कशन सामने आता है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2024 से बाहर हो चुकी है। आइए इस पे डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैच की समरी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और फिर उस पॉइंट पे आते हैं कि क्या यहां से आगे आरसीबी के लिए रोड हो गया है बंद। तो पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने बनाए 196 रन 8 विकेट खोकर। अगर हम 3 बल्लेबाज उनके छोड़ दे जो कि है फाफ डु प्लेसी, रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक, इनके अगर रन्स छोड़ दे, इनके अगर नंबर ऑफ बॉल छोड़ दे, तो बाकी जो बल्लेबाज है, क्योंकि उनके 8 विकेट गए थे, बाकी बल्लेबाजों ने खेले टोटल 31 गेंद और रन बनाए केवल 22 रन। तो यहाँ पे ही अगर आप 5 से ज्यादा ओवर खेल रहे हैं सारे बल्लेबाज मिलके, और अगर आप केवल 22 रन यहाँ पे बना रहे हो, तो आपके जो अदर बैट्समैन है जो स्कोर कर रहे हैं उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। दैट इज वाई यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, कि बाकी जो बल्लेबाज कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाए। इस बार मुंबई इंडियंस ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी डाली स्टार्टिंग में, और हम उस पर भी आएंगे। लेकिन बात करते हैं आरसीबी के खेमे से जो बैटिंग हुई। विराट कोहली 9 गेंदों में केवल 3 रन। आई गेस उनको एक स्टार्ट चाहिए था, एक स्लो स्टार्टर हम लोग नहीं कहेंगे इस आईपीएल में विराट कोहली को, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही पावर प्ले में बहुत अच्छे स्कोर्स बनाए हैं पिछले कुछ इनिंग्स में। फाफ ने भी थोड़ा टाइम लिया, लेकिन वो बाद में पेस अप कर गए। उनका जो स्ट्राइक रेट था 150 था, विच इज ओके कंसिडरिंग वो ओपनिंग स्लॉट में आते हैं। विल जैक्स कुछ नहीं कर पाए। रजत पाटीदार ने 50 बनाए 26 गेंदों में। मैक्सवेल 0, लोमरो 0, सौरभ चौहान 9 रन 8 गेंदों में। दिनेश कार्तिक वहां पे स्टैंड आउट रहे, जिन्होंने बनाए 30 गेंदों में 53 रन। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस देखें तो उनके 11 सिक्सेस थे। मुंबई इंडियंस की बैटिंग की अगर हम कंसिडर करें तो जैसे कि हर बार होता है, हमारे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थे वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट चटकाए। वही आई गेस डिफरेंस बन जाता है दोनों टीमों में। जबकि आरसीबी की बॉलिंग अगर हमने देखा तो कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था कि 8 या 9 के इकोनॉमी के नीचे कोई डाल रहा था। कुछ गेंदबाज तो उनके 17 रन्स पर ओवर के हिसाब से उन्होंने रन दिए, कुछ ने तो 15 रन्स के पर ओवर के हिसाब से रन दिए। तो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट आरसीबी वुड हैव लव टू हैव इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स करंटली। सो ऐसी अगर गेंदबाजी अगर होती है तो यहां से आगे का रास्ता आरसीबी के लिए है बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वापस हम लोग कंसिडर करें मुंबई इंडियंस की बॉलिंग, तो जेराल्ड कोत्जे ने ठीक ठाक गेंदबाजी डाली, क्योंकि एंड में आके रन्स तो स्कोर होने हैं और ये डेथ में भी बॉलिंग डालते हैं। तो 4 ओवर्स में 42 रन्स। लेकिन उनकी जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहे वो ऑब्वियसली थे जसप्रीत बुमराह। इवन श्रेयस गोपाल ने भी बहुत किफायती गेंदबाजी डाली वहां पे। अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पूरे मैच का सिचुएशन, और जैसे ही मुंबई इंडियंस की बैटिंग आई तो उनके सामने स्कोर था 197। पहले लगा था कि मुंबई इंडियंस को बहुत अच्छे से बैटिंग करना पड़ेगा, लेकिन हमें सबको पता था कि मुंबई इंडियंस ने लास्ट मैच में 235 रन उन्होंने बनाए थे।
और उनके बैटिंग के सारे लोग फॉर्म में थे, और जैसे ही बैटिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू करते हैं। ना केवल बाउंड्रीज तो सिक्सेस ये दोनों मिलकर लगाते हैं, और 9th ओवर में ही ये लोग 100 का आंकड़ा पार करते हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो कि पावर प्ले का इस्तेमाल करना, क्योंकि 6 ओवर में 72 रन, ऑलमोस्ट 12 रन पर ओवर के हिसाब से ये लोग चल रहे थे। तो दे वर ऑलवेज अहेड ऑफ देयर टारगेट इन टर्म्स ऑफ रन्स व्हाट आर नीडेड पर ओवर। तो जैसे कि हमने देखा कि मुंबई इंडियंस की स्टार्ट ही बहुत अच्छी हुई। ईशान किशन, रोहित शर्मा दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चालू की, और ईशान किशन 34 गेंदों में 69 रन, उसमें लगाए 5 छक्के। रोहित शर्मा ने लगाए 3 सिक्सेस, और जैसे ही ये दोनों आउट हुए फिर हमारे सूर्य भाऊ ने यानी सूर्य कुमार यादव ने जो आते ही बल्लेबाजी स्टार्ट की, तो हमें पता चल गया कि यही सूर्य कुमार यादव के सब लोग इतने महीनों से वेट कर रहे थे, कमबैक कर रहे थे। लास्ट मैच में 0 पे आउट हुए, दूसरे बॉल पे उन्होंने अपना विकेट खोया था, तो उनमें भी वो सबको एक तलाश थी कि यार ये सूर्य भाऊ कब फॉर्म में वापस आएंगे, कमबैक कर रहे हैं, तो उसके लिए सब लोग वेट करें। और जैसे ही उन्होंने उनका जो पैडल स्वीप करके जो 6 मारा ऊपर से, तब सबको पता हो गया कि सूर्य भाऊ इज बैक इन द बिजनेस। और उन्होंने केवल 19 गेंदों में 52 रन बनाए। जी हाँ, उसमें उन्होंने 4 सिक्सेस लगाए। तो यहाँ पे 6 सिटिंग फैक्टर मैं इस पे इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो 15 छक्के मुंबई इंडियंस के खेमे से आए। इवन ये सारे विकेट जाने के बावजूद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने जो स्कोरिंग रेट है वो कम नहीं होने दिया। हार्दिक पांड्या ने तो केवल 6 गेंदों में 21 रन बनाए। इवन तिलक वर्मा ने भी 10 गेंदों में 16 रन बनाए। बॉलिंग इतनी कुछ खास नहीं है। रीस टॉपली और मोहम्मद सिराज, अगर ये 2 बॉलर्स उनके छोड़ दे तो बाकी कोई भी उनके पास स्कोर बॉलिंग ग्रुप नहीं है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है जब आप कोई भी बड़े टूर्नामेंट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम खेलते हो। सीएसके मुंबई इंडियंस को जिताने का या जीतने का जो हम बोलते हैं कि इतने टाइम्स टाइटल क्यों जीते, तो उनकी कोर जो इंडियन कोर है या फिर आप बॉलिंग का कोर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आप उसके तहत चलते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो। अगर हम आरसीबी की बात करें तो उनका कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ है या उनके मैनेजमेंट ने उनको बोला है कि हाँ भैया हम आपको 3 साल तक देख रहे हो। युजवेंद्र चहल थे, सरंगा थे, सबको उन्होंने रिलीज किया। तो ऐसे रिलीज करने वाले प्लेयर्स दूसरे टीम में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये आरसीबी का एक तरीके का एक ड्रॉबैक है, मैं ये बोलूँगा उनके मैनेजमेंट की तरफ से। और शायद से इसको उनको सोचना पड़ेगा कि अगर इस आईपीएल नहीं तो आफ्टर 2 इयर्स का अगर उनको आईपीएल जीतना है तो उनको एक कोर टीम बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ से आगे जो रोड होगा, क्योंकि 6 मैच हो चुके हैं आरसीबी के, उसमें से केवल 1 विन है और 2 पॉइंट है। हमने देखा है प्रीवियसली भी अगर आपको प्लेऑफ्स में पहुंचना है तो 14 पॉइंट्स यानी 14 पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है कि 12 पॉइंट्स पे आप प्लेऑफ करो, क्योंकि बहुत सारे टीम्स इस बार भी 6 पॉइंट पे ऑलरेडी है। तो जैसे कि 10 टीम है तो 10 टीम में आपका कंपटीशन भी बढ़ जाता है और प्लेऑफ्स में जाने की संभावना जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है विथ ईच एंड एवरी लॉस। तो यहाँ से आगे आरसीबी के पास 8 गेम है। 8 गेम में उनको 6 विन्स की ज़रूरत है। क्या ये आसान होगी? मुझे लगता है कि ये आसान बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ से रोड जो है आरसीबी के लिए बस इतना है कि वो अपना जो कोर है उसको स्ट्रॉन्ग करे। कुछ प्लेयर्स को उनको ऊपर लेके आना होगा, उनको बताना होगा कि हम आपको 2-3 साल के लिए देख रहे हैं, तब ही उनके प्लेयर्स को वो इंटीग्रल पार्ट है ऐसा समझ में आएगा और देन दे विल परफॉर्म इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल वे। क्योंकि आप देख रहे हो कि सिराज का जो परफॉर्मेंसेस है वो इतने 2-3 सालों में ऊपर क्यों आए, क्योंकि दे स्टक विथ
सिराज के साथ रहे, उनको चांसेस दिया और सिराज की फिर परफॉर्मेंसेस आने लगी। मैं कहूँगा विराट कोहली को ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि वो अपने आसपास वो यंग ग्रुप ऑफ टीम चूज करे और यंग ग्रुप ऑफ टीम एक बनाए सो दैट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाए, क्योंकि यहाँ से आगे इस आईपीएल में उनका जो आगे का रोड है वो बहुत ही मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि वो प्लेऑफ्स इस साल तो भी क्वालिफाई करेंगे। जहाँ तक मुंबई इंडियंस की बात है, 5 मैच 2 जीत 4 पॉइंट्स और पॉइंट्स टेबल पे भी अभी वो 7 नंबर पे जा चुके हैं। अगर हम कंसिडर करें पॉइंट्स टेबल में तो अभी भी पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल फर्स्ट नंबर पे, केकेआर सेकंड नंबर पे और 7 नंबर पे मुंबई इंडियंस आ चुके हैं। जी हाँ, पंजाब किंग्स को जिनके भी ऑलमोस्ट 4 ही पॉइंट्स है, लेकिन नेट रन रेट मुंबई इंडियंस का बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुआ है पिछले 2 मैचों से। अभी भी नेगेटिव में है लेकिन 3 हार थे यार, तो अभी उनके पॉइंट्स आगे ऊपर आएंगे। तो इसके तहत मुंबई 7 नंबर पे जा चुकी है और मुझे लगता है कि मुंबई थोड़ा थोड़ा आगे पुश करेगा खुद को ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस, क्योंकि नेक्स्ट मैच भी उनका 14 तारीख को सीएसके के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पे ही है, तो वहां पे भी वो एडवांटेज लेके ही चलेंगे। वैसे भी सीएसके के खिलाफ मुंबई इंडियंस का जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा स्ट्रांग होती है। उनके जो परफॉर्मेंसेस है पिछले कुछ सालों में सीएसके के खिलाफ अच्छे आए हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा उस मैच को भी देखना। और आरसीबी का जहां तक का कंसिडरेशन है, उनको देखना पड़ेगा कि अगर उनको ये मैचेस जीतने हैं तो उनको बैटिंग बहुत ही अपनी स्ट्रांग करनी होगी, क्योंकि बॉलिंग में इतना अच्छा उनके परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो बैटिंग से ही अगर उनको जीतना है तो बैटिंग से सबको स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पे टीम परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे करने होंगे उनको। एवरीबडी विल हैव टू स्टेप अप। लोमरोर को ऊपर आके खेलना होगा, अनुज रावत आज दिखे नहीं, तो ऐसे परफॉर्मेंसेस बस इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे उनको डिपेंड ना होके एक टीम को, और स्टार्टिंग से ही आप विकेट भी अगर जाते हो तो भी पावर प्ले में रन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं इस वीडियो में, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।